स्टूडेंट्स, आई एम शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे साइंस का क्लास 9 टर्म 2 का अरिहंत प्रैक्टिस पेपर 2 हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें क्या गिवन है सेक्शन ए में, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 4 गिवन बिलो। ठीक है, 1 to 4 तक आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। फॉर मैनी ईयर पीपल यूज टू थिंक दैट द अल्सर्स इन द स्टमक will cause due to the stressful lifestyle and the bad eating habits. These ulcers caused acidity related problems along with the pain and bleeding in the stomach. As these open sores affect the stomach lining. Two Australian scientists made a discovery regarding the causal organisms behind these ulcers and also find the cure for it. For this achievement, they receive a Nobel Prizes. तो इसमें एक बीमारी की बात की गई है, एक प्रॉब्लम की बात करी गई है कि पहले जो है सब सोचते थे कि वो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लेकिन दो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसका एक मेडिसिन निकाल दी 2005 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो सिम्टम्स भी इसमें गिवन है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वॉमिटिंग होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी अपार्ट फ्रॉम द स्टमक गेट इफेक्टेड बाय द अल्सर। तो कौन सा पार्ट जो है, एक तो स्टमक तो है ही हमारा, कौन सा इफेक्ट होता है पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका आंसर हो जाता है डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। द माइक्रोबस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अल्सर इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स या फिर वॉर्म्स। तो ऑफकोर्स बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। थर्ड दे रखा है, टू पैथोलॉजिस्ट हु रिसीव द नोबेल प्राइजेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोबीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्सर्स आर। तो कौन से दो पैथोलॉजिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज, इसमें बोला गया ना टू ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, तो वो दो आखिर कौन थे, मार्शल एंड जेनर, जेनर एंड वेरन, मार्शल एंड वेरन, एडवर्ड एंड द रॉबिन। तो आपका आंसर है इसमें सी। आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे, मार्शल एंड वेरन। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। पैप्टिक अल्सर्स आर, तो ये कौन से होते हैं, क्रोनिकल डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस या फिर वायरल डिसीजेस। तो ऑफकोर्स ये होते हैं एक्यूट डिसीजेस होती हैं ये। ठीक है, पेप्टाइटिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड बाय, आप किस चीज़ को ट्रीट कर सकते हो, आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होती हैं उनसे आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इसके अंदर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपने इसके बारे में ऑलरेडी आप अपने चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो इन सब के आंसर्स आपको पहले से ही पता होंगे कि आखिर ये डिसीजेस है कौन सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, रीड द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ गिवन बिलो। ठीक है, the atomic number or the proton number of the chemical element is the number of the proton found in the nucleus of every atom of that element. The atomic number uniquely identify a chemical elements. It identical to the charge number of the nucleus. देखो एटम से रिलेटेड है ये पूरा, तो ये आपको क्या है पूरा पढ़ लो। The sum of the atomic number Z and the number of the neutron N gives the mass number A of an atom. यह पूरा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और खुद बहुत अच्छे से पढ़ लो। हम पढ़ चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है वो आपको बतानी है। एन एटम हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एन एटम हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नंबर में नहीं होती एक एटम में। एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो देखो इक्वल नंबर में अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक एटम के अंदर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल नंबर में होते हैं एक एटम के अंदर, तो दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, इतना तो आपने चैप्टर में पढ़ा ही है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी इसके अंदर करेक्ट हो जाती है। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो कितने न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम में, आपको बताना है। तो वो होते हैं 0। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स आर मैच्ड विद द एयर यूजेस एज। तो ये आपको डिफरेंट आइसोटोप्स की बात की गई है, डिफरेंट यूजेस में आपको इसको मैच करना है। टू ट्रीट कैंसर,
CO60 U238 to produce electricity, I to treat goitre। तो इसमें इन एग्रीकल्चर रिसर्च, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आई थिंक इसमें आपका ना आप पहले नीचे देखो, इसमें लिखा है विच ऑफ द अबव मैचेस आर करेक्ट। तो इसमें कौन से मैचेस आपके करेक्ट है वो आपको इसमें बताना है। इसमें आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपका जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें फर्स्ट और थर्ड देखो, टू ट्रीट का आंसर एक तो ये वाला करेक्ट है आपका, ठीक है। और ये वाला जो थर्ड वाला है ना, I131 टू ट्रीट क्वाट्रे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। The number of electrons in an element X is 18 and the number of neutrons is 4. Which of the following is the correct representations of the element? तो ये आपको इसमें बताना है। जो आपको यहाँ पे लिखा है ना इसे, तो ये आपका X है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इन दोनों का टोटल लिखोगे, दैट इज़ 18 + 4 दैट इज़ 24 यहाँ पे आएगा। और नीचे आपका आ जाएगा 18 जो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो 18 आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपका 22 है, राइट। 22, 18 + 4 22 होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है इसमें। और में हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड इट्स मास एंड द मास नंबर इज 27। द करेक्ट ऑर्डर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। तो आपको बताना है, देखो एटॉमिक नंबर 13 दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपका 13 हो गया, प्रोटॉन्स आपका 13 हो गया। और अगर मैं बोलूँ और अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं, तो आपका न्यूट्रॉन्स कितना हो जाता है, तो इसको आप 27 में से 13 को माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा 14। तो दैट मीन्स 13 13 14 आपका बैठ जाता है। मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर में आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर ऑलरेडी गिवन है और मास नंबर भी आपको गिवन है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। व्हेन वी थ्रो अ बॉल द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी गेट ट्रांसफर्ड टू द बॉल एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। एज द बॉल मूव्स इट्स लूज काइनेटिक एनर्जी एंड गेन। तो आप ये पूरा पढ़ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है एट द हाइएस्ट पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। एज द बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड, जैसे वो ग्राउंड पे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी हीट और साउंड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऑल दो एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर इन द एवरी स्टेज, तो हर स्टेज पे चेंज हो जाती है। तो इसमें आपको पहला तो स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आखिर क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो वो आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र भी हो जाती है, और जो टोटल एनर्जी होती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। आगे हम आंसर देखेंगे। वैसे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आखिर क्या होता है, ठीक है। What type of energy get converted into the kinetic energies when we throw a ball? जब आप एक बॉल को थ्रो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी से किस टाइप की एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी। जब हम बॉल को अपवर्ड फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, टॉप पर आ जाएगी, ठीक है। ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी जो कि होगी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी की। जब बॉल जो है अपनी जर्नी डाउनवर्ड्स करने लग जाएगा, जब जर्नी डाउनवर्ड्स करने लग जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपवर्ड्स से फेंक रहे हो या डाउनवर्ड्स, तो मैंने इसे दोनों ही चीज़ का आपको बता दिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और जब वो नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वही मैंने आंसर में लिखा है, अभी हम पढ़ लेंगे। नेम द फॉर्म ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द स्ट्रेच बो। देखो आप किसी भी स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच बो को लोगे तो वो होगी, उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन जब वो कब होगी, जब वो एक स्ट्रेच पोजीशन में होगी। जब आप उस स्ट्रेच को उसको रिलीज़ कर दोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप एरो को रिलीज़ कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगी, ठीक है।
नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस आपको बताना है। देखो सेल और बैटरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। कैसे वो काइनेटिक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, जब भी आप किसी मटेरियल में उसको एक्टिव करते हो। जैसे आपका टीवी का रिमोट होता है तो उसके अंदर आप सेल डालते हो तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। जैसे ही वो उस डिवाइस के अंदर गया, रिमोट के अंदर गया, तो वो क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया। तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, उसके अंदर जो केमिकल था, जो उसके अंदर करंट के थ्रू, एक सर्किट के थ्रू, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया। इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। तो वो क्या होता है, सेल बोल सकते हो या आप बैटरी बोल सकते हो। ठीक है, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। ठीक है, वो सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बॉल वाला हमसे पूछा गया था। तो बॉल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। व्हेन इट्स रीच टू द टॉप ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब वो बॉल जो है वो डाउनवर्ड्स आने लग जाएगी तो जो ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट स्ट्रेच बुक का हमने बोला था, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हम उसको स्ट्रेच पोजीशन में होती है। जैसे ही हम उसको रिलीज कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और एक डिवाइस के बारे में बोला गया था, तो डिवाइस कौन सा है आपका, सेल और बैटरी ही है। ठीक है, ये मैंने आपको आंसर में बता दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज अ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिन। तो एक बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड्स फेंक रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ 20। ठीक है, आपको याद रखना है 20 मीटर पर सेकेंड। उस एट व्हाट हाइट, कौन सी हाइट पर जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू से। तो वो आपको इसमें बताना है। चलिए इसका आंसर हम सॉल्व कर लेते हैं। आंसर क्या था इसका, गिवन इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है कि स्टार्टिंग से उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 थी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से उसकी हाफ हो गई, दैट इज एक्सेलरेशन उसकी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है 9.8, लेकिन 9.8 का मैं लिखूंगी 10 होता है। ठीक है, क्योंकि आप रेसिप्रोकल करोगे इसको तो आपका 10 बन जाएगा। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, वही मैंने केस में वेलोसिटी आपको गिवन है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 इंटू मास हो जाएगा आपका। फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी का आप हाफ कर दोगे, दैट इज 100 इंटू मास। ठीक है, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल को आप फाइनल से माइनस कर दोगे। और इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, तो 20 में से आपको कितना माइनस करना है, 100 माइनस कर दोगे तो सिंपली आपका 100 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका मास था, इस मास में से करोगे तो ये मास हट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, ग्रेविटी इंटू हाइट। तो आपका हाइट जो निकालनी है आपको, एट व्हाट हाइट लिखा था ना, एट व्हाट हाइट, तो आपको हाइट निकालनी है तो 100/g हो जाएगा। जी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना था आपका 10 था। तो 10 में से 100 को करोगे तो आपका 10 मीटर आ जाएगा आंसर। यह इसके अंदर आपको बताना था। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बी क्वेश्चन आपको किसमें गिवन है, देखो सेक्शन बी का आपको दे रखा है 4th क्वेश्चन। अ स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर विद द इक्वल एंड द ऑपोजिट फोर्सेस। इतना क्लियर है कि स्टोन और एक अर्थ जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से। व्हाई देन व्हेन वी सी ओनली द स्टोन फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ बट नॉट द अर्थ राइजिंग टूवर्ड्स द स्टोन। तो आप ये चीज़ देखते हो ना कि ऐसा क्यों होता है कि स्टोन जो है वो फॉल करता है अर्थ टूवर्ड्स द अर्थ, लेकिन अर्थ जो है वो राइज नहीं करता टूवर्ड्स द स्टोन। ऐसा क्यों होता है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, देखो ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ द अर्थ, देखो जो मास होता है अर्थ का वो ऑफकोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोन। उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत क्या होती है, स्मॉल होती है। एक्सेलरेशन इन द अर्थ दैट इज कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, जो कि हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। हैंस वी डोंट सी द अर्थ राइजिंग टूवर्ड्स द स्टोन, इसीलिए हम देख नहीं पाते कि कैसे जो अर्थ जो है वो स्टोन की तरह राइज नहीं कर पाती। ठीक है, अ स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट्स इक्वली विद द इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बस अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन मास जो होता है अर्थ का ज़्यादा होता है और स्टोन का कम होता है। इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और में हमें गिवन है इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली टूवर्ड अपवर्ड्स। एक बॉडी है
वो वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट स्टॉप एट द टॉप, क्या होगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है ऊपर जाके एट द टॉप पे जाके वो रुक जाए और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, वो ज़ीरो हो जाए। ऑफ कोर्स ऊपर जाके वो स्टॉप हो गई, दैट मीन्स ज़ीरो हो गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इतना क्लियर है? ऐसा क्यों होता है ये आपको इसमें बताना है। When the body is thrown upwards against the force of gravity, its kinetic energy keep on decreasing as its velocity decreases. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो गई एट दैट मोमेंट, इसीलिए ये चीज़ हुई है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफर इनटू द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी एट अ मैक्सिमम हाइट, सबसे हाइट पर पहुँच कर, जहाँ पे इस पर बोला गया जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इतना क्लियर है? ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको सिंपली बताना था ऐसा क्यों हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5th क्वेश्चन। रवि प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड बाय मिक्सिंग 5.85 ग्राम ऑफ द सॉल्ट इन द 1 लीटर ऑफ वाटर। रवि ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है जिसका जो है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसने 5.85 ग्राम जो है उसने सॉल्ट मिक्स करा है 1 लीटर के पानी में। फाइंड, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व। एटॉमिक मास दे रखा है सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का दे रखा है 35.5 यू। आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, आपको ऐसे आंसर को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? पहले तो आप जो मोलर मास होता है, इन दोनों के मासेस को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो हमने प्लस किया है, फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल जो कि आपको गिवन था और जो हमने मोलिकुलर मास आपने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 58.5, उन दोनों को आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.1, ठीक है। यही चीज़ आपको इसमें फाइंड आउट करनी थी। और कंसनट्रेशन की इसमें बात करते हो तो वही सेम चीज़ आपको इसके अंदर करनी है, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे हम देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन हमें दे रखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द इमीडिएट एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ द डिसीजेस। इसका डिफरेंस आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिसीजेस के से रिलेटेड ही दे रखा है, दैट व्हाट इज द डिसीजेस, हाउ इट इज मेजरली क्लासिफाइड। आपको क्लासिफिकेशन बतानी है उसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताना है। तो चलो दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डिफरेंस पे। पहला है आपका इंटरमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज का हमें बताना है। पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, फैक्टर्स विच इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्टिकुलर डिसीजेस कॉल्ड इमीडिएट डिसीजेस। जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर कोई डिसीजेस हो जाती है तो उसका कोई जो पर्टिकुलर रीज़न होता है वो बोल रखा है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉजेज। कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब है, फैक्टर्स विच प्रोवाइड्स द फेवरेबल कंडीशंस विच मेक द पैथोजेंस इन्वेजन्स ईजली आर कॉल्ड द कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। फेवरेबल बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ की बात की गई है इसके अंदर, ठीक है। या फिर आप ये पॉइंट भी इसमें लिख सकते हो, दीज आर द एक्चुअल कॉजेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइक इन्फेक्शंस एज वेल एज अ नॉन इन्फेक्शंस। दीज आर नॉट द डायरेक्ट कॉजेज, ये कोई डायरेक्ट कॉजेज नहीं होते, कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन कॉजिंग अ डिसीजेस, कि बहुत सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उन रीजंस की वजह से क्या होगा, ये डिसीजेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये जो वायरसेस फैल जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह, तो उन सब की बात की गई है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसके अगर कॉन्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूँ, हमारा जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हम बात कैसे खाते रहते हैं, गंदा गंदा तेल वगैरह, वो सब, पुअर डाइट, वही चीज़ बोली गई। तो ये सारे ही फैक्टर्स, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी हेल्थ ख़राब होने में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें डिसीजेस क्या होती हैं। डिसीजेस इज अ कंडीशन दैट इज abnormally and negatively affect the structure and the functioning of the organs or the tissues or the part of the living organisms, ठीक है। एक डिसीज एक कंडीशन होती है कि आप अबनॉर्मल हो जाते हो, नेगेटिवली स्ट्रक्चर हो जाता है आपके ऑर्गन्स पे, टिश्यूज़ पे और जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं बॉडी के, ठीक है। या आप सिंपल डेफिनेशन में ये बोल सकते हो, या फिर ये वाली डेफिनेशन लिखना या फिर ये वाली लिखना। डिसीजेस इज अ कंडीशन दैट इम्पेयर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और वन ऑफ इट्स पार्ट्स, कि इम्पेयर कर देता है, दैट मीन्स ख़राब कर देता है बॉडी की फंक्शनिंग को ही,
कोई बीमारी लगने की वजह से। ठीक है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं वो इसमें लिख रखा है। एक्यूट डिसीजेस सबसे पहला है विच लास्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड आप बोल सकते हो, कुछ टाइम के लिए रहता है कॉमन कोल्ड, या फिर जॉन्डिस आप बोल सकते हो। क्रोनिकल डिसीजेस की अगर मैं बात करूँ जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए रहती है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज़, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ में शुगर का प्रॉब्लम होता है तो शुगर कम खानी है जिससे तबीयत ठीक रहे, कुछ मेडिसिन होती हैं, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए होती है। डायबिटीज़ आसानी से ठीक नहीं होती है, होती ही नहीं है। इन्फेक्शंस डिसीजेस विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर किसी को अनहेल्दी पर्सन के पास आप गए हो, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस या फिर इन्फ्लूएंजा। नॉन इन्फेक्शन वाली डिसीज़ की मैं बात करूँ विच इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन टू इंडिविजुअल, एक जैसे कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या होता है, वो खुद ही होता है, वो किसी से फैलता नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बोल रखा है। नेक्स्ट आपको 7th क्वेश्चन इसमें गिवन है, सीमा बाय अ फ्यू गेन्स ऑफ गोल्ड एट अ पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो उसने कुछ गोल्ड के कुछ गेन्स को बाय किया है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। शी हैंड ओवर द सेम व्हेन शी मीट हर एट द इक्वेटर। उसने गोल्ड को दे दिया उसको जब वो इक्वेटर के पास उसको मिली। When the friend agree with the weight of the gold brought, if not why? क्या उसकी फ्रेंड एग्री होगी कि गोल्ड का जो भी वेट है जो वो लाई है, इफ़ नॉट और वाई आपको इसमें बताना है क्लियरली। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, एक गोल्ड का जो मास था उसको हम बोलेंगे m. Let the acceleration due to gravity at the pole and the equator is gravity that is on pole, gravity on equator that is GE. Acceleration due to gravity at pole is slightly greater than that or at the equator. तो acceleration due to gravity pole पर क्या है, slightly greater है that of the equator से अगर बोलो तो। ठीक है, मतलब कि जो ग्रेविटी थी पोल पर वो बड़ी है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, वेट ऑफ द गोल्ड एट द पोल दैट इज mgp और वेट ऑन द इक्वेटर mge। जैसे कि हमें ये चीज़ पता है कि पोल पर जो वेट था वो ज़्यादा ग्रेटर था, उसकी एक्सेलरेशन ग्रेटर थी, तो उसी अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि वेट जो होगा वो पोल पर वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ कि वेट ऑफ अ गोल्ड इज स्लाइटली लेस एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या है, लेस होगा उसका वेट। सो फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द अमित अबाउट द वेट ऑफ द गोल्ड ब्रॉट, या फिर आप लिख सकते हो द फ्रेंड विल नॉट एग्री अबाउट द वेट ऑफ द गोल्ड ब्रॉट। अमित नाम गलती से यहाँ पे आ चुका है, अगर कोई बुक में नाम दे रखा हो तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, सीमा जैसे दे रखा है, इतना क्लियर है। आपको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा है ना, ऐसे लिखकर आपको दिखाना पड़ेगा इसको आंसर में, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि वेट जो होगा वो इक्वेटर पे कम होगा, आपसे आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, ऐसे पूरा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ देन वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। अगर मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो क्यों जो है अर्थ मूव नहीं करती टूवर्ड्स द मून की तरफ, ऐसा क्यों होता है, ये आपको इसका रीज़न बता देना है। द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट द मून। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सेम ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन मास जो है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा है देन द मास ऑफ द मून एज कम्पेयर टू मास ऑफ द मून। वी नो दैट फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो आ जाएगा फोर्स अपॉन मास आ जाएगा। ठीक है, सिंस द मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लार्ज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ मूव नहीं करेगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बड़ा नहीं लिखने का नहीं था, बट आपको ऐसे लिखकर दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख कर दिखाते हो। A car is moving on the labeled road. Get its velocity double in this process. क्या उसकी velocity बढ़ेगी? कार मूव कर रही है तो how would the potential energy of the car change and how would the kinetic energy of the car change? दोनों की ही आपको बताना है, इसमें potential भी और kinetic भी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के ऊपर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन रिवर्स होगी टू काइनेटिक एनर्जी से। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसका उल्टा होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी रिमेन्स सेम, उतनी ही रहेगी।
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ तो अगर वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी डबल हो जाएगी, दैट इज़ इंक्रीज हो जाएगी। 2 का स्क्वायर आप कर दोगे दैट इज़ 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता ही है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल का होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, आगे देख लेते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल्ड इन द जेड शेल ऑफ द इमेजिनरी एटॉमिक मॉडल। ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें बताने हैं। वाई इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड सच एन एटम इन द नेचर। इम्पॉसिबल क्यों है ऐसा एटम को फाइंड करना नेचर में, तो इसका भी आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल दैट इज 16th शेल। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द के से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accumulated in the shell is given by the 2n square। ये आपको पता है 2n square का फॉर्मूला, where n is the shell number, कि शेल नंबर बोला गया है तो 16th शेल इसमें बोला गया है। जेड शेल जो दे रखा है वो 16 दे रखा है, तो 2 × 16 × 16 दैट इज़ 512 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा था कि ऐसे कौन से जो एटम्स होते हैं जो नेचर में फाइंड करना मुश्किल होते हैं। एटम्स विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स होते हैं जो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैव अ ग्रेटर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। देयरफॉर दे हैव अ अनस्टेबल न्यूक्लियस। वहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है विच रिडक्शन एनर्जी और डिवाइडेड इंटू द स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, हैंस द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन द 100, जिसका 100 से बड़ा एटॉमिक नंबर होगा वो कम फाइंड किए जाएंगे इन द नेचर में। राइट, 100 से ज़्यादा, इतना क्लियर है। 100 से कम वाले तो मिलते ही हैं, 100 से ज़्यादा वाले वो डिफ़िकल्ट है नेचर में फाइंड आउट करना। आगे हम देख लेते हैं। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द वॉटरी डायरिया, effortless vomiting without inertia and the loss of several liters of fluid to take places within an hour. Name the diseases. It's casual organisms. Suggest any preventions and can the spread of the diseases can be controlled। तो आपको इसमें सब कुछ बताना है कि कैसे कैसे आप उस डिसीज़ को कॉज वो कर सकते हो। तो ये डिसीजेज है कौन सी। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कोलेरिया, इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम विब्रो कोलेरिया। ठीक है, तो ये उसको डिसीजेस थी। इसके प्रिवेंशन मेजर्स कौन से जिससे आप अवॉइड कर सकते हो। आपको बॉइल्ड वाटर, कुक्ड फूड, ठीक है, ये सब आपको बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए। गुड पर्सनल हाइजीन आपका होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए पूरे आपके घर में और आसपास। अगर आप बाहर भी जाते हो तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोलेरा। और पीपल शुड बी इम्यून्स बाय द कोलेरा वैक्सीन, उसकी वैक्सीन आती है वो लगनी चाहिए, लास्ट फॉर अबाउट 6 मंथ, एक डोज लगता है 6 मंथ्स में। ठीक है, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। फॉर प्रिवेंशन डिहाइड्रेशन थेरेपी होती है विद ORS दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी डन, ये होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि इसको ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल, वो आपको मेजर्स करने, मेडिसिन खानी है। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, गिवन 2 एग्जांपल्स। व्हाट रोल डज द इम्यून सिस्टम प्ले इन आवर लाइफ, स्टेट 2 मेजर्स बाय विच वी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो आपको बताना है। सबसे पहले आपका STDs क्या होते हैं। STDs होती हैं आर द इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनअफेक्टेड पर्सन थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। कोई इन्फेक्शंस होता है जो कि एक पर्सन से, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अनअफेक्टेड पर्सन में आ जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की थ्रू। इट कैन बी कॉज्ड बाय द वायरस एंड द बैक्टीरिया। तो ये वायरस और बैक्टीरियाज होते हैं सच एज वायरस दैट इज एड्स, बैक्टीरिया आप पढ़ सकते हो गोनोरिया। ठीक है, तो आप इसमें से एक ही नाम याद कर लो, वायरस का एड्स याद कर लो और बैक्टीरिया का गोनोरिया याद कर लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको इसकी स्पेलिंग्स याद न रहे तो आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद करना है, अब 2 काफ़ी आपकी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इम्यून सिस्टम को वर्चुअल रोल क्या होता है इम्यून सिस्टम का, वो आपको इसके अंदर लिखना है। द इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। द इम्यून सिस्टम अटैक जर्म्स एंड हेल्प कीप अस हेल्दी। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उन पर अटैक करता है और हम लोगों को क्या करता है, हेल्दी रखता है। वर्चुअल रोल आप लिख सकते हो उसके अंदर, इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जर्म्स एंड द सेल्स चेंजेस दैट कैन मेक्स यू इल। तो उन सब से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट मेड अप ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स,
सेल्स एंड प्रोटीन भी बनाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इसके अंदर। मेजर्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं आपको। हमें स्मोक नहीं करना चाहिए, हमें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कुछ भी बाहर का ऐसा बुरा बुरा नहीं खाना चाहिए। आजकल सब में मिलावट होती है। एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, और आपको रोज़ आपका वेट चेक करना चाहिए, और एक हेल्दी मेंटेन वेट आपको मेंटेन आपको करना चाहिए हेल्दी वेट। ठीक है, आप इसके अंदर और भी पॉइंट्स याद लिख सकते हो। 10th क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव दैट इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू बॉडी प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द इक्वल फोर्सेस देन देयर मास विल बी द सेम। हमें जिस प्रूव करनी है कि इफ़ द अर्थ अट्रैक्ट, दो बॉडी को अट्रैक्ट करता है जो कि सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के, विद इक्वल फोर्सेस के बाद, देन देयर मास विल बी द सेम। क्या उसका मास क्या होगा? सेम होगा। वो आपको इसके अंदर बताना है। देखो, लेट द मास ऑफ बॉडी ए एंड बी, हम दो बॉडी ले रहे हैं M1 एंड M2। ठीक है, तो F1 फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी इनटू मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी ए। ठीक है, ये आपको इसमें ऐसे ऐसे दो फॉर्मूले आपको बन जाएंगे आपके फोर्स के। तो F1 जो है वो F2 के इक्वल होगा, उसको इक्वल हम कर देंगे दोनों को, तो आपका M1 जो है वो M2 के इक्वल हो जाएगा। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि दोनों का डिस्टेंस जो है, उन दोनों का मास जो है वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है आपको दिखाना, सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकली एक्सप्रेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मैथमेटिकली आपको दिखाना है। देखो, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़ा जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये आपको लिखना था सिर्फ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? वाई जी इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट जी को क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन सेम एट द टाइम ऑफ एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कहीं भी हो पूरे यूनिवर्स में, उसका जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडीज वेयर द अर्थ, सेलेस्टियल एंड द टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सारी बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। ठीक है, यूजर उसका ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। डेथ में उसकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल सेम रहती है, आप चाहे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पर्सन वेट 110.84 n ऑन द मून whose acceleration due to gravity is 1/6 of that of the earth. Its value g on the earth is 9.8. Then calculate g on the moon. सबसे पहले तो आपको g फाइंड आउट करना है ऑन द मून पर। ठीक है, जी ऑन द अर्थ तो आपको ऑलरेडी गिवन है, जी ऑन द मून पे कितना होगा? देखो, g/6 हो जाएगा। जी कितना दे रखा है आपको? 9.8 ऑन द अर्थ पे, अपॉन 6 में करोगे तो डिवाइड करके आपका 1.63 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मास ऑफ अ पर्सन ऑन द मून, कि एक पर्सन का मास कितना होगा मून पे। तो ये जो आपको इसमें गिवन है, सबसे पहले पर्सन का जो वेट है मून पर वो आप करोगे, अपॉन में क्या आप लिखोगे? जितना आपका जो जी आया ऑन द मून पर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 68 kg। अब वेट ऑन द पर्सन ऑन अर्थ, वेट ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ आपको बताना है, दैट इज m इंटू जी। तो m इंटू जी आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस आंसर को। ठीक है, पॉज करके वीडियो। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस, ड्राइव्ड इट। तो आपको बताना है कि जो अर्थ की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वैल्यू है वो कैसे मास ऑफ द अर्थ और उसके रेडियस के रिलेटेड है, वो आपको क्लियरली करके दिखाना है इसमें। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, आपको जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वी शुड पुट जी, एम और आर। जी यूनिवर्सल कॉन्टेंट, तो आपका इसमें दे रखा है 6.7 10 - 11। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, मास आपको गिवन है ऑलरेडी और रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, तो इस सब को आप डालोगे इस फॉर्मूले तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8, जो कि हमें क्वेश्चन में भी गिवन है 9.8 मीटर/सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ आपको इसके अंदर बतानी थी। आगे हम देख लेते हैं, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस अबाउट द फॉलोइंग। अब आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, दैट मीन्स की डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको लिखना है। ठीक है,
रिलेटिव एटॉमिक मास, आखिर क्या होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, एक एलिमेंट जो कि एक एटम ऑफ द एलिमेंट से वो कितना ज़्यादा हैवी है एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12 के एक एटम से। ठीक है, कितना हैवी है। तो आप देख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ एन वन एटम ऑफ द कार्बन इंटू 12। ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ है ये इंटू 12 है आपका। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। वो होता है इज डिफाइंड एज अ 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन। ठीक है, 1/12 होता है एज अ मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन की। इसको आप AMU भी बोल सकते हो सिम्बॉलिकली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आयंस क्या होते हैं। आयंस आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो लगा होता है एटम्स पे, आप उसको आयंस बोलते हो। राइट, अ चार्ज एटम और द ग्रुप ऑफ द चार्ज एटम्स इज कॉल्ड आयंस, दैट इट मे बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, कॉशन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम अनायन बोलते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। जिससे एटम्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को या फिर गेन करेंगे तो वो एक आयन फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन दैट इज Na का पॉजिटिव साइन, मैग्नीशियम Mg2+, क्लोराइड Cl-। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये चार्ज है आपके, इन्हें हम आयंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स विच इज़ मेड अप ऑफ आयंस, जो कंपाउंड्स आयन से बने होते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, आगे और लिख रखा है एन आयनिक कंपाउंड द पॉजिटिवली चार्ज एंड द नेगेटिवली चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आप आयनिक बॉन्ड्स कैसे बोल सकते हो, द फोर्सेस विच होल्ड देम टुगेदर, जो से फोर्सेस को वो होल्ड करके रखता है हम उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो होता है उस पर पॉजिटिव होता है, क्लोराइड पे हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी। द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स जो एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं आप उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे NH3, इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। राइट, तो वही आपको इसमें बताना था। नेम ऑफ द ग्रीन हाउस गैस विद द मोलर मास दैट इज 44 G एंड इट इज़ नोन टू एक्सटिंग्विश फायर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसके अंदर इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गैस एंड राइट देयर वैलेंसी। तो कौन सा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है, और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम आंसर पे ही चलते हैं ना सीधा। ठीक है, देखो मैंने आपको फर्स्ट का बताया कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 मतलब। ठीक है, उसके अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वैलेंसीज क्या क्या होती हैं, 4 होती हैं और 2 होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा था, साथ साथ आंसर दिखाऊंगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 360 ग्राम ऑफ दिस गैस सैंपल। तो जो गैस का आपको सैंपल दे रखा है दैट इज़ में 360 ग्राम है। ठीक है, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो इसमें आपको 44 ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इन दोनों को आप अपॉन में करोगे तो 88.18 मोल्स आ जाएगा इसमें आंसर। फोर्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ द गैस सैंपल। अब 88 इसमें दे रखा है हमें, तो अभी 88 का हमें कैलकुलेट करना होगा। देखो एटॉमिक मास हमें दे रखा है 12 और 16। ठीक है, तो करोगे आप इसमें तो आपका 88 का क्या हो जाएगा, 44 अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि जो पहले का था वो था 44, तो 2 मोल्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल का हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन है। ठीक है, और आप इसे 2 से इंटू कर दोगे, सिंपली आपका आ जाएगा 12.044 × 10⁻23। ठीक है,
और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द रेशियो बाय द मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट इन द गैसेस। आपको एक मास बताना है, दोनों एलिमेंट्स का आपको कंबाइन करके बताना है। तो कंबाइन जब आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो आपको इसमें 12 दे रखा है एटॉमिक मास और इसमें ऑक्सीजन का आपको 16 दे रखा है। इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसको अगर आपको रेशियो में करना है तो आप रेशियो में कैसे करोगे, मैं ही कर देती हूँ। 12 रेशियो जाएगा आपका 60, इसको कट कर दो, 12 को कट करोगे तो आ जाएगा आपका 6, 2 6 12, और 16 को करोगे तो आपका आ जाएगा 8, फिर 6 को फिर से कट करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, और 8 को फिर से आप कट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 3:4, 3:4 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करा है, बट आपको ऐसे इसके अंदर लिख कर दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर एटॉमिक मास लिख दोगे, कार्बन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है, फिर उन दोनों को काट के आप लिख दोगे ये इस रेशियो में है, तो 3:3:4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये था आपका प्रैक्टिस पेपर 2, आर्यन प्रैक्टिस पेपर 2 था, क्लास 9 टर्म 2 साइंस का, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर आपको SST का चाहिए या साइंस का ही चाहिए, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सैम्पल पेपर मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी, कल मैं इसलिए नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड and keep supporting me. I hope you like this video. Please press the like button and also subscribe to my YouTube channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।